हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग कवर करेंगे दुनिया के टॉप 5 जियो पॉलिटिक्स अपडेट के बारे में, वो भी पूरे डिटेल के साथ। तो हमारी जो पहली अपडेट है दोस्तों, वो है अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया। तो भारत ने भी पलटवार करते हुए अमेरिका की दालों पर 30% टैक्स लगा दिया भाई। और हैरानी की बात यह है कि जिस अमेरिका को लग रहा था कि भारत 2 महीने में झुक जाएगा, वही अमेरिका आज भारत से मदद मांग रहा है। अच्छा, कल भी मैंने वीडियो में बताया था कि टैरिफ का मतलब क्या होता है। टैरिफ का मतलब होता है जब कोई देश दूसरे देश से सामान मंगाता है तो उस पर सरकार का जो टैक्स लगती है उसे टैरिफ कहते हैं। एग्जाम्पल, अगर अमेरिका से 100 रुपए की दाल आई और भारत ने 30% टैरिफ लगाया तो अब वही दाल 130 रुपए में पड़ेगी। भारत ने कौन सा टैरिफ लगाया है? भारत सरकार ने पीली मटर, येलो पीस और दूसरी दालों पर 30% आयात शुल्क लगाया है। इस 30% में 10% सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी, 20% कृषि अवसंरचना और विकास उपकार। इससे पहले ये दालें पूरी तरह टैक्स फ्री थी। भारत ने ऐसा क्यों किया? इसके दो कारण है दोस्तों। अमेरिका ने पहले भारत के कई प्रोडक्ट्स पर 50% टैरिफ लगा दिया था, तो भारत ने भी कहा अगर तुम मारोगे तो हम भी जवाब देंगे। दूसरा जो कारण है दोस्तों, वो है भारतीय किसानों की सुरक्षा। भारत दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। अगर सस्ती विदेशी दाल आएगी तो भारतीय किसान को नुकसान होगा, दाल का सही दाम नहीं मिलेगा। इसलिए सरकार ने अपने किसानों को बचाने के लिए टैरिफ लगाया है। अमेरिका को सबसे ज्यादा नुकसान कहाँ हुआ है दोस्तों? इस फैसले से अमेरिका के किसान बुरी तरह फंस गए हैं दोस्तों। खासकर ये राज्य नॉर्थ डकोटा, मोन्टाना, यहाँ दाल की खेती सबसे ज्यादा होती है और सबसे बड़ा खरीदार था भारत। अब दाल महंगी हो गई, भारत ने खरीद कम कर दी, अमेरिका के किसान परेशान हो गए। अमेरिकी नेताओं की हालत क्या है? अब सुनिए मजेदार बात। अमेरिका के दो बड़े सीनेटर, केविन क्रेमर और दूसरा स्टीव डेंस, इन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चिट्ठी लिखी और कहा कृपया प्रधानमंत्री मोदी से बात कीजिए, भारत टैरिफ हटवाइए, हमारे किसान को बचाइए। 2020 की याद दिलाई क्यों? इन सीनेटरों ने ट्रंप को याद दिलाई 2020 में मोदी सरकार ने अमेरिकी किसानों की मदद की थी। यानी पहले भारत ने हमारी मदद की थी, अब फिर मदद करवा दीजिए। 2 महीने में भारत झुक जाएगा, झूठी भविष्यवाणी। अब सबसे अहम पॉइंट, यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड ल्यूटनिक, उन्होंने 2025 में कहा था 2 महीने में भारत अमेरिका के सामने घुटने टेक देंगे, लेकिन हुआ उल्टा। 2 महीने के अंदर भारत झुका नहीं, बल्कि अमेरिकी नेता ही रोने लगे। इस खबर से 3 बड़ी सीख मिलती है। ताकत की भाषा, आज की दुनिया में कमजोर नहीं मजबूत देश की सुनवाई होती है। ट्रम्पियन वर्ल्ड व्यू, ट्रम्प जैसे नेता सिर्फ ताकत और जवाबी कार्रवाई से समझते हैं। भारत की नई नीति, अगर कोई देश भारत पर दबाव डालेगा तो भारत भी जवाबी टैरिफ लगाएगा, खास तौर पर उन सेक्टरों में जहां सामने वाले को सबसे ज्यादा चोट लगे, जैसे अमेरिकी किसान। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। तो हमारी जो दूसरी अपडेट है दोस्तों, वो है ब्रिक्स ब्रिज पेमेंट सिस्टम को लेके। सबसे पहले ब्रिक्स क्या है, बिल्कुल बेसिक से समझाता हूँ आपको। ब्रिक्स 5 देशों का ग्रुप है। बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स ये देश मिलकर दुनिया के लगभग 40% आबादी है और पूरे वर्ल्ड में 30% से ज्यादा जीडीपी को रिप्रेजेंट करते हैं। डॉलर की दिक्कत क्या है? आज की दुनिया का ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यूएस डॉलर में होता है। प्रॉब्लम, अगर डॉलर महंगा हुआ तो सब देशों का व्यापार महंगा। अमेरिका चाहता है तो किसी देश पर सेक्शन लगा देता है, स्विफ्ट से बाहर कर देता है, जैसे रूस को किया है। पूरी दुनिया का पैसा सिस्टम अमेरिका के कंट्रोल में है। अच्छा, स्विफ्ट क्या है? स्विफ्ट एक बैंक से बैंक मैसेज भेजने वाला सिस्टम है। मान लो भारत का बैंक कहता है चीन के बैंक को 10 करोड़ रुपए भेज दो, स्विफ्ट बस मैसेज पहुंचाता है, पैसा खुद नहीं भेजता। लेकिन दिक्कत क्या है? स्विफ्ट पश्चिमी देशों के कंट्रोल में है। अमेरिका देख सकता है कौन कैसे कितना पैसा भेज रहा है। अमेरिका स्विफ्ट को हथियार की तरह कैसे यूज करता है? अगर कोई देश अमेरिका का बात नहीं माने, उसे स्विफ्ट से बाहर कर देता है, बैंकिंग सिस्टम बंद कर देता है, ट्रेड लगभग रुक जाता है। रूस के साथ यही हुआ है। ब्रिक्स ने क्या किया? ब्रिक्स देशों ने मिलकर एक नया सिस्टम बनाया जिसको ब्रिक्स ब्रिज या ब्रिक्स पे कहते हैं, या स्विफ्ट का अल्टरनेटिव है, डॉलर के बिना पैसे भेजने का तरीका। ब्रिक्स ब्रिज कैसे काम करता है? देश अपनी घरेलू मुद्रा में व्यापार करेंगे, जैसे इंडिया का रूपी, चाइना युआन, ब्राजील रियाल। एग्जाम्पल, पहले क्या होता था, इंडिया अगर चाइना से कुछ मंगाना होता था तो इंडिया डॉलर देके चाइना से कुछ मंगाता था। अब क्या हो रहा है? अब इंडिया अपना करेंसी देके चाइना से कोई भी सामान मंगाता है। बीच में डॉलर नहीं, एक्सचेंज लॉस कम, अमेरिका का कंट्रोल खत्म। टेक्नोलॉजी क्या है? ब्रिक्स ब्रिज ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजी यूज करता है। डाटा सिर्फ भेजने वाले और पाने वाले के बीच रहता है। कोई तीसरा देश, कोई वेस्टर्न बैंक, कोई अमेरिका की निगरानी नहीं। चाइना ब्राजील डील, चीन और ब्राजील ने आपस में अपनी करेंसी में ट्रेड शुरू किया है। फायदा कॉस्ट कम, डॉलर रिस्क खत्म। यही मॉडल आगे इंडिया भी अपनाने की तैयारी में है। डोनाल्ड ट्रंप की वार्निंग, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था अगर ब्रिक्स ने डॉलर को चुनौती दी तो 100% टैरिफ लगा देंगे, लेकिन ब्रिक्स ने नई मुद्रा नहीं
बल्कि नया पेमेंट सिस्टम बना दिया, यानी सीधे लड़ाई नहीं, धीरे धीरे डॉलर से दूरी। इंडिया के लिए फायदा क्या? भारत के लिए ट्रेड सस्ता, डॉलर डिपेंडेंस कम, सेक्शन का डर कम, रूपी की ताकत बढ़ेगी। लेकिन इंडिया अभी भी सावधानी से चल रहा है क्योंकि अमेरिका से रिश्ते भी जरूरी है। तो हमारी जो तीसरी अपडेट है दोस्तों वो ये है, ये खबर भारत और ईरान दोनों के लिए बहुत अहम है। ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी ने भारत को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जो आने वाले समय में भारत की विदेश नीति, ऊर्जा सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित कर सकता है। आज हम जानेंगे रेजा पहलवी कौन है, उन्होंने भारत को लेकर क्या कहा है, लोकतांत्रिक ईरान का क्या मतलब है और भारत को इससे क्या फायदा हो सकता है। रेजा पहलवी ईरान के आखिरी शाह मोहम्मद रेजा पहलवी के बेटे हैं। 1979 में ईरान की इस्लामिक क्रांति हुई, शाह की सरकार गिर गई और ईरान में धार्मिक शासन, इस्लामिक रिपब्लिक आ गया। उसके बाद रेजा पहलवी देश से बाहर निर्वासन में रह रहे हैं। वो चाहते हैं ईरान में लोकतंत्र आए, जनता को आजादी मिले, धार्मिक तानाशाही खत्म हो। भारत ईरान का ऐतिहासिक रिश्ता। रेजा पहलवी ने सबसे पहले भारत और ईरान के पुराने रिश्तों की बात की। उन्होंने कहा भारत और ईरान के रिश्ते हजारों साल पुराने हैं। भाषा, संस्कृत, व्यापार और सभ्यता से गहरा जुड़ाव है। उदाहरण, फारसी भाषा का असर उर्दू और हिंदी पर। मुगल काल में ईरान भारत सांस्कृतिक संबंध, पुराने समय में व्यापार मार्ग, यानी रिश्ता सिर्फ राजनीतिक का नहीं, सभ्यता का भी है। लोकतांत्रिक ईरान और भारत का रिश्ता। रेजा पहलवी ने कहा अगर ईरान एक लोकतांत्रिक देश बनता है तो भारत के साथ रिश्ते संप्रभुता और स्वतंत्रता जैसे साझा मूल्यों पर आधारित होंगे। सरल शब्दों में, कोई देश किसी पर दबाव नहीं डालेगा, दोनों बराबरी में फैसले लेंगे, दोस्ती मजबूरी नहीं, आपसी सम्मान पर होगी। दुनिया की बड़ी समस्याएं। रेजा पहलवी ने कुछ वैश्विक समस्याओं की बात की। ऊर्जा संकट, तेल और गैस सीमित है, मांग लगातार बढ़ रही है। जनसंख्या वृद्धि, दुनिया की आबादी तेजी से बढ़ रही है, संसाधनों पर दबाव है। जल संकट, पानी की भारी कमी, खासकर एशिया और मिडिल ईस्ट में। उन्होंने कहा इन समस्याओं को कोई एक देश अकेले सुलझा नहीं सकता, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी है। भारत की भूमिका क्यों अहम है? रेजा पहलवी ने भारत की तारीफ की। उन्होंने कहा भारत टेक्नोलॉजी में आगे है, भारत के पास कुशल विशेषज्ञ मतलब एक्सपर्ट्स है, खास तौर पर दो क्षेत्रों में। पहला, नवीकरणीय ऊर्जा जिसमें सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ग्रीन टेक्नोलॉजी ईरान जैसे देश के लिए बहुत उपयोगी। दूसरा, सूचना प्रौद्योगिकी मतलब आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, स्टार्टअप, डिजिटल सिस्टम। भारत इस क्षेत्र में दुनिया की बड़ी ताकत है। व्यापार और लोगों का जुड़ाव। रेजा पहलवी ने कहा भारत और ईरान के विशेषज्ञ, उद्यमी, व्यापारी आपस में करीबी संपर्क बढ़ाए, मतलब व्यापार बढ़े, नई कंपनियां आए, रोजगार के मौके बने, भविष्य की उम्मीद। रेजा पहलवी ने अंत में कहा जब ईरान आजाद होगा तब भारत ईरान रिश्तों में एक नया अध्याय शुरू होगा, यानी राजनीतिक दबाव से मुक्त ईरान, भारत के साथ खुलकर सहयोग, एशिया में स्थिरता। भारत के लिए इसका क्या महत्व है? भारत की मिडिल ईस्ट नीति, ऊर्जा सुरक्षा, लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित विदेश नीति, भारत की सॉफ्ट पावर। निष्कर्ष क्या निकलता है दोस्तों? रेजा पहलवी भारत को भरोसेमंद दोस्त मानते हैं। लोकतांत्रिक ईरान भारत के साथ खुला और मजबूत रिश्ता चाहता है। आने वाले समय में भारत की भूमिका और भी बढ़ सकता है। तो दोस्तों हमारी जो चौथी अपडेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है और भारत और पाकिस्तान दोनों उसके पुराने साथी रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में अमेरिका के लिए भारत ज्यादा जरूरी क्यों बन गया है और पाकिस्तान पीछे क्यों रह गया है, इसी पर आज पूरा विस्तार से समझेंगे। अमेरिका सांसद में दो बड़े नेताओं ने साफ साफ कहा है कि भारत अमेरिका का असली रणनीतिक और आर्थिक पार्टनर है। पाकिस्तान अब अमेरिका के लिए सीमित महत्व का देश रह गया है। पहला बयान जो है वो है रिच मैककॉर्मिक। दोस्तों उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा पाकिस्तान की आबादी भले ही बड़ी हो लेकिन पाकिस्तान अमेरिका में ना पैसा लगाता है, ना पैसा लगा सकता है, ना ही टेक्नोलॉजी देता है, ना ही इनोवेशन करता है। भारत के बारे में क्या कहा? भारत अमेरिका में भारी निवेश करता है। भारतीय कंपनियां अमेरिका में फैक्ट्री, स्टार्टअप और जॉब पैदा करती है। भारत सिर्फ मजदूर नहीं बल्कि इंजीनियर, साइंटिस्ट, टेक एक्सपर्ट, डॉक्टर और इनोवेटर देता है। सबसे जरूरी लाइन जो उसने कहा वो, अगर अमेरिका भारत को अलग करता है तो यह अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी समस्या, बिग प्रॉब्लम होगी। इसका मतलब अमेरिका को भारत की जरूरत है, अर्थव्यवस्था के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, भविष्य की ग्रोथ के लिए। दूसरा बयान जो है वो है एमी वेरा का। उन्होंने क्या स्वीकार किया? अमेरिका ने हाल ही में पाकिस्तान से रिश्ते सुधारे हैं। राजनीतिक अस्थिरता, आतंकवाद का इतिहास, भरोसे की कमी। भारत के बारे में क्या कहा? अमेरिका की असली रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी भारत में है। एमी वेरा ने खास तौर पर कहा हिंद महासागर में शांति बनाए रखने में भारत की बड़ी भूमिका है। समुद्री सुरक्षा, जहाजों की आजादी से आवाजाही, भारत इंडो पैसिफिक क्षेत्र का सुरक्षा स्तंभ। रणनीतिक तुलना, भारत वर्सेस पाकिस्तान। अमेरिकी निवेश भारत में बहुत ज्यादा, पाकिस्तान में बहुत कम। टेक्नोलॉजी भारत में हाई टेक, टैलेंट भारत में ग्लोबल लेवल का, पाकिस्तान में बहुत कम। इंडो पैसिफिक रोल भारत में बहुत मजबूत, पाकिस्तान में लगभग नहीं। भरोसा भारत में बहुत ज्यादा, पाकिस्तान में बहुत कम।
अमेरिकी की सोच साफ क्यों हो रही है? चीन को रोकने के लिए भारत जरूरी, सप्लाई चेन चीन से बाहर ले जाने में भारत मददगार, लोकतांत्रिक देश होने के कारण भारत भरोसेमंद, भारत का भविष्य तेजी से बढ़ता हुआ। हमारी जो 5वीं अपडेट है वो है 17 जनवरी 2026 को डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में एक ऐतिहासिक रैली हुई है जिसका नाम था हैंड्स ऑफ ग्रीनलैंड। इस रैली में हजारों लोग सड़कों पर उतरे और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ग्रीनलैंड को खरीदने या उस पर कब्जा करने के प्लान का खुलकर विरोध किया। ग्रीनलैंड क्या है? तो ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। यह डेनमार्क के अधीन है लेकिन इसे सेल्फ गवर्नमेंट मिला हुआ है। यह इलाका आर्कटिक क्षेत्र में आता है जो तेल, गैस, रेयर मिनरल्स और मिलिट्री लोकेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रैली में क्या हुआ? प्रदर्शनकारी सिटी हॉल स्क्वायर से मार्च करते हुए अमेरिकी दूतावास तक पहुंचे। नारे लगाए गए, ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर सेल, ग्रीनलैंड फॉर ग्रीनलैंडर्स, मतलब ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है, ग्रीनलैंड पर सिर्फ ग्रीनलैंड के लोगों का हक है। रैली में कौन कौन शामिल था? ग्रीनलैंड के बड़े नेता जेम्स बी फ्रेडरिक्सन, डेनमार्क के मशहूर कलाकार और सेलिब्रिटी, आम नागरिक, छात्र और एक्टिविस्ट। सबका एक ही कहना था, हम ग्रीनलैंड की संप्रभुता से समझौता नहीं करेंगे। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांगे, ग्रीनलैंड की संप्रभुता की रक्षा, सेल्फ डिटर्मिनेशन मतलब खुद फैसले लेने का अधिकार, आर्कटिक क्षेत्र की सैन्य टकराव से बचना, अमेरिकी दबाव और धमकियों का विरोध। ट्रम्प का प्लान क्या है? ट्रम्प ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर कहा, ग्रीनलैंड आर्कटिक सुरक्षा के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि रूस और चीन से खतरा है, इसलिए अमेरिका को ग्रीनलैंड पर ऑनरशिप चाहिए। धमकी भी दी, डेनमार्क पर टैरिफ लगाने की धमकी, 1 फरवरी 2026 से 10%, जून 2026 से 25%। व्हाइट हाउस का रुख, व्हाइट हाउस ने संकेत दिया कि ग्रीनलैंड खरीदने या सैन्य विकल्प पर विचार किया जा सकता है। यही बात पूरे यूरोप के देशों को सबसे ज्यादा चिंतित कर रहा है। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री का बयान, ग्रीनलैंड के पीएम जेंस फ्रेडरिक नियल्सन ने साफ कहा, अगर हमें चुनना पड़ा तो हम अमेरिका की जगह डेनमार्क को चुनेंगे। यह बयान ट्रम्प के लिए कूटनीतिक झटका माना जा रहा है। अन्य जगहों पर भी विरोध हुआ। नुक, ग्रीनलैंड की राजधानी, वहाँ भी स्टॉप ट्रम्प प्रदर्शन हुए। स्थानीय लोग बैनर लेकर के सड़कों पर उतरे। यूरोप का समर्थन, डेनमार्क, ग्रीनलैंड और कई यूरोपीय देश यूनाइटेड नेशंस चार्टर का हवाला दे रहे हैं। यूएन चार्टर क्या कहता है? किसी भी देश की सीमा और संप्रभुता जबरदस्ती नहीं छीनी जा सकती। तो दोस्तों ये था टॉप 5 जियोपॉलिटिक्स अपडेट। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।